मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रम में आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, वो है आपका उद्देश्य। कई जगहों पे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए प्रोनाउंस का भी प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को ज्यादा बेटर मानता हूं। और ऐसा क्यों, वो मैं आपको अभी लास्ट में और इस टॉपिक पे डिस्कस करते हुए बताता रहूंगा। तो ऑब्जेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, हम इसके डेफिनेशन से देखते हैं। इसकी डेफिनेशन भी सामान्यतः आपको अक्सर नहीं मिल पाएगी, बहुत सारी बुक्स में नहीं दे रखा होता है, लेकिन सेंटेंस के फॉर्मेशन में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, हमें समझना तो पड़ेगा ही आखिर ये क्या होता है। तो खुद मैंने एक डेफिनेशन जो है तैयार करके मैं आपको जो है बता रहा हूं कि किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ड, ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, ऑब्जेक्ट अ वर्ड which is used to express the aim or the purpose of a subject in a sentence is called an object। कह रहा है एक सेंटेंस के भीतर कर्ता के और जो पर्पज है, जो उसका एम है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है, वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक और डेफिनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूं जो बिल्कुल यूजफुल है, इस्तेमाल होती है, कई जगहों पे काम करेगी। अथवा एक्सेप्ट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाकी की जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको छोड़ करके यदि उनको हम अलग कर दें, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको यदि अलग कर दें तो बाकी जितने भी जो है शब्द, वर्ड्स विच रिमेन, जितने भी शब्द शेष रह जाते हैं इन सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो भी शब्द आपके बच गए हैं, शेष रह गए हैं, आर यूज्ड, उनको प्रयोग कर दिया जाता है। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की भांति, या जहां पर आपको बोला जाएगा कि सेंटेंस में यहां पर ऑब्जेक्ट को लगाइए, आप उन शेष शब्दों को ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में डेफिनेशन, ऐसा शब्द जो वाक्य में कर्ता के उद्देश्य या फिर लक्ष्य या फिर गंतव्य स्थान को व्यक्त करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त किया गया है या प्रयुक्त कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अथवा एक वाक्य में बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को छोड़ करके जो शब्द शेष रह जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की भांति, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये दोनों डेफिनेशन आपके काम में आने वाली हैं। आगे जब आप ट्रांसलेशन सीखेंगे, सेंटेंस को लगाएंगे, उनका जो एक अरेंजमेंट है, कहां पर कौन आएगा, कहां पर कौन आएगा, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम एक शब्द है जो कि कर्ता की तरह, इज मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की तरह कार्य कर सकता है, गोइंग भी वर्ब की तरह है, टू आपका प्रीपोजिशन है, लास्ट में आपका स्कूल जो है एक डेस्टिनेशन प्लेस की तरह प्रयोग कर दिया जा रहा है, जो कि इस राम का क्या है, लक्ष्य है। इसलिए स्कूल अपने आप में यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्पेशली लाया हूं यहां पर ताकि मैं डिस्कस कर सकूं, क्योंकि सेंटेंस हमको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे। ही सेंट मी, उसने मुझे भेजा, क्या, अ लेटर, यानी कि एक पत्र भेजा, लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते, उसने पिछले हफ्ते मुझे एक पत्र भेजा। इस सेंटेंस में ही एक कर्ता की तरह थर्ड पर्सन, सेंट जो है थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट को व्यक्त करने के लिए सेकंड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का बोलेंगे यहाँ पे मी, यानी कि मुझे। मी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह है क्योंकि उसने भेजने का कार्य किया मेरे लिए, तो मी यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन उसके साथ साथ लेटर भी जो आया है वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है, और बाकी के शब्द जो है समय को बता रहे हैं कि लास्ट वीक, ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आ जाएंगे। तो इस सेंटेंस से क्या सीखने को मिला हमको कि कई बार आपको एक सेंटेंस के भीतर कई ऑब्जेक्ट दिखेंगे। जैसे यहां पे देखो, एक ऑब्जेक्ट पर्सन से संबंधित है, तो एक ऑब्जेक्ट आपका जो है लेटर यानी कि वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, और अगला समय को व्यक्त कर रहा है। तो जब भी आपको कभी किसी सेंटेंस के भीतर 2 या 3 आपके ऑब्जेक्ट ऐसे दिखते हैं, तो उनमें कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्ट लगाएं वो व्यक्तिवाचक हो, उसके बाद है कि आप वस्तु से संबंधित जो ऑब्जेक्ट है आप उसको लगा रहे हैं। जैसे ही सेंट मी, अगर हम यहां पर कहते हैं कि ही सेंट अ लेटर, तो फिर मेरे को
टू मी से इस सेंटेंस को ठीक करना पड़ता, एक और प्रीपोजिशन वहां पे इस्तेमाल करना पड़ता। तो ही सेंट अ लेटर टू मी, लेकिन इससे अच्छा है ही सेंट मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र भेजा। ट्रांसलेशन में हमेशा मैं सलाह देता हूं लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को, कि बड़े लंबे सेंटेंसेस से बचो, क्योंकि लंबे सेंटेंसेस के चक्कर में जरूर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए अननेसेसरीली हम एक और प्रीपोजिशन टू आगे लगा रहे हैं। या तो हमको पूरी तरह से आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोशिश करो कि आप सेंटेंस को कम से कम, जो सही तरीका, शॉर्ट तरीका, उसको ज्यादा इस्तेमाल करो आप स्टार्टिंग में। तो इसीलिए ही सेंट मी बहुत ही बेटर है। और अभी मैंने कहा इसमें व्यक्तिवाचक मी और दूसरा आपका अ लेटर एक वस्तु की तरफ इशारा कर सकता है। बाकी समय आ रहा है, तीनों ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर दे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बाकी बचे हुए जो शब्द हैं वो अपने आप में ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आकर, राइट। अगला देखते हैं, ही ऑफन गोज फॉर वॉकिंग। ही ऑफन गोज, वो अक्सर जाता है, फॉर वॉकिंग, टहलने के लिए। वो जाने का काम क्यों करता है? क्योंकि उसको टहलना होता है, देखो। और इन मॉर्निंग यानी कि सुबह में, सुबह के इस टाइम पर। तो इस सेंटेंस में देखो आगे एक क्रिया आई है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह बन सकता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन एक और आपके लिए बनी, जिसमें मैंने कहा है एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट होता है, मे भी हो सकता है वो अ पर्सन, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर थिंग, कोई वस्तु भी हो सकती है, या फिर प्लेस भी हो सकता है, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये सारे के सारे शब्द जो है क्या हो सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। लेकिन अब बात करते हैं कि इसको प्रोनाउन क्यों कहते हैं अधिकांश लोग, या अधिकांश जगह पर किताबों में, बुक्स में आपको इसको प्रोनाउन भी आपको जो है दिखाई देगा कि इसको प्रोनाउन बोल रहे हैं। एक्चुअली इस जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, जब भी किसी हम पर्सन की बात करते हैं तो या तो उस पर्सन का नाम आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर्सन का नाम नहीं आ रहा है और यदि ऐसा बोला जा रहा है कि मैं, यदि ऐसा है कि हम, यदि ऐसा है कि तुम, तो इनकी सब्जेक्टिव रूप को हम क्या नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनके ऑब्जेक्टिव रूप को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर जो है व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के लिए कोई ऐसा शब्द ऑब्जेक्ट के तौर से आ रहा हो, और अगर वो आपका आई की तरफ इशारा कर रहा है, तो आई नहीं आएगा बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव रूप मी आएगा। जैसे देखो ही सेंट मी, उसने मुझे भेजा, राइट। ऐसे आपका वी का अस हो जाएगा, यानी कि हम नहीं कर रहे कोई कार्य, कार्य कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन हमारे लिए कर रहा है, हम ऑब्जेक्ट हो गए उसके लिए, राइट। आगे देखो यू, यू का यू ही रहता है, तुम्हें, यानी कि। नेक्स्ट देखो ही, अगर कोई थर्ड पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि मैं उसको लिए ऐसा करता हूं, तो उसे, मैं उसे पढ़ाता हूं, हिम का प्रयोग कर दिया जाएगा, लेकिन पुरुषवाचक है। ठीक वही चीज किसी फेमिनाइन जेंडर के लिए हमने हर का प्रयोग किया, ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का प्रयोग केवल सब्जेक्ट की जगह पर करेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट आया था। अगला एक और देखते हैं, दे का ऑब्जेक्टिव रूप आपका द्यम हो जाता है। जैसे आई टीच द्यम इंग्लिश, मैं उनको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो द्यम उन्हें। अगला है आपका इट, अननोन वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए भी, और एक वचन में इसका प्रयोग ज्यादातर कर दिया जाता है, तो सब्जेक्टिव रूप भी इसका इट है और ऑब्जेक्टिव रूप भी इसका क्या है, इट ही है। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में इसे, जैसे वी कॉल इट, हम इसको कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इट वहां पर ऑब्जेक्टिव रूप में भी प्रयोग, वहां पर थोड़ा अर्थ बदल जाता है उसका, तब यह नहीं बल्कि इसे, राइट। तो ये आपके ऑब्जेक्ट की तरह पर इस तरह से पर्सन जो है इस्तेमाल होते हैं। वस्तु वस्तुओं की तरह ही इस्तेमाल होंगी, स्थान स्थान की तरह ही इस्तेमाल कर दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी चीज आप ऑब्जेक्ट के तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन को कर रहे हैं, चाहे आपका वस्तु को कर रहे हैं, चाहे आपका स्थान संबंधी है, उसको आप ऑब्जेक्टिव केस जो उसका है उस रूप में उसको इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव रूप में बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्टिव रूप में करते हैं तो वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे सेंटेंस को जब मैं ट्रांसलेशन करना आपको सिखाऊंगा तो उसमें आएगा एक जगह के यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लगाइए, इस बार ऑब्जेक्ट यहां पर लगाइए, इस बार ऑब्जेक्ट यहां पे लगाइए। तो आप कब लगाएंगे, जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आने वाले एक एक क्लास को बहुत ही अच्छे से, बहुत डीपली हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। और इसमें सब्जेक्ट से लेके वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट,
8 जो क्लास हमने यहाँ पे देखी, उन 8 क्लासेस का हम वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और होपफुली जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि इसके अलावा अब आपको शायद ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं पर कोई दिक्कत आएगी, नहीं आनी चाहिए जहां तक है। और अब जो है हम वाक्य के भीतर आने वाले जो हमारे क्या है शब्द हैं, उन शब्दों को हम जो है जान गए हैं। अब हमारा काम है कि कहां पर कौन सा शब्द आएगा, हमने अब यह सीखना है। आगे शब्दों के प्रकार को हम जान गए, अब उन शब्दों का जो एक अरेंजमेंट है कि कहां पर क्या आंसर, कहां पर कौन सा आएगा, उनको अरेंज कैसे करना है हमने, ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। कैसे पता लगेगा कि लेटर पहले आएगा कि मी पहले आएगा, कैसे पता लगेगा कि क्रिया पहले आएगी कि सब्जेक्ट पहले आएगा। ये सेंटेंस का एक फॉर्मेशन है, एक रूप है। इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आगे की क्लासेस में अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो हमारा जेंडर। जेंडर के लिए भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। एंड सिंगुलर एंड प्लूरल एंड आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2-3 क्लासेस अभी और मैं जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपको दूंगा। उसके बाद हमारा जो सीधे से मूव करेंगे वो है हमारे टेंसेस के, बिकॉज टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और एक बार आपने टेंसेस बहुत अच्छे से समझ लिए, 101% चैलेंज कर रहा हूं, आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मे बी कि वो आपकी वोकैबुलरी प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉट अ ग्रामेटिकली प्रॉब्लम। चैलेंज ओके। तो नाउ आप जो है आपको डेली बेसिस पे मैंने जितने भी क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच की दी हैं, हर एक का रिवीजन करते रहिए, वोकैबुलरी को एनहांस कीजिए, डे टू डे आप रीडिंग करते रहिए, नए नए शब्दों को भी आप साथ साथ याद करते रहिए। बीच बीच में मेरे द्वारा भी आपको वोकैबुलरी की क्लासेस दे दी जा रही हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से जो है ध्यान से आप उनको सीखिए, बोलिए और डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। मेन जो पर्पज है इसका डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना, जब उसको आप अपने व्यवहार में ले आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अलग सा टाइम नहीं देना पड़ेगा। जहां पर मैं पानी बोल रहा हूं वहां पर अगर वाटर बोल रहे हैं, जहां पर मैं अगर जो है मेज बोल रहा हूं वहां पर अगर मैं टेबल बोल रहा हूं, तो अपने आप ही मेरी वोकैबुलरी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, राइट। तो नाउ इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। 8 क्लासेस पूरी तरह से मैंने जो है आपको वन बाय वन करके डिस्कस कर दिए हैं। अब ज्यादातर आपको जो है जो खास जो आगे के टॉपिक होंगे जो कि बेसिक के लिए हमको बहुत जरूरी है, मैं उन्हीं पर फोकस करूंगा। मेन हमारा पर्पस ट्रांसलेशन को सीखना है अभी, कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में और अंग्रेजी के वाक्य को हिंदी में। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो, और जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही हैं हर एक वीडियो को आप लाइक कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, उससे संबंधित नोट्स को बनाइए। साथ ही साथ वीडियो को अन्य लोगों को भी जो कि इंग्लिश के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं उनको आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसी के काम आनी चाहिए चीजें। और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो जरूर मेरे को बताएं कि ये जो क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है इनमें आपको किस तरह से जो है सीखने को मिल रहा है, कौन सी चीज ऐसी है कि जो आपको बिल्कुल अलग खास नजर आई है, या कोई और अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर जो है मेरे से कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं। और मेरे को जरूर बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा कौन सा टॉपिक था कि जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा, राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।